हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 26 अप्रैल और 26 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आप सभी ज्ञानकोश नाम से फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। बात करेंगे सबसे पहले आज के दिन की। तो आज है 26 अप्रैल और आज का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आज का जो दिन है ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा के रूप में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी। तो वर्ष 2000 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत करी गई थी और साथ साथ में 1967 में इसी दिन, क्यों देखिएगा, इस दिवस को मनाने की शुरुआत क्यों करी गई थी? तो 1967 में 26 अप्रैल को ही विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई थी और उसकी स्मृति में ही, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की स्मृति में ही इस दिवस को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हमने आज के दिवस से संबंधित पढ़ ली है, लेकिन ध्यान रखिएगा आज केवल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं इस दिवस की। तो 26 अप्रैल 1986 को परमाणु आपदा की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई थी और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2016 में करी गई थी। तो ये सारी की सारी बातें हमने आज के संबंधित दिवस की पढ़ी है। अब हम एक एक करके प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न कि भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है? तो देखिएगा चार ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से कितना अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है 10.4% वृद्धि का, यानी कि जो भारतीय एसबीआई रिसर्च है इसने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान जो है वो 10.4% लगाया है। लेकिन देखिएगा इससे पहले मैंने कुछ दिन पहले आपसे बताया था कि उसने 11% की वृद्धि का अनुमान लगाया। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब अपनी कोरोना वायरस के कारण 11% वृद्धि में सुधार करते हुए अब दोबारा से उन्होंने नया आकलन किया है, अनुमान लगाया है जो कि 10.4% वृद्धि का लगा दिया है। अब केवल एसबीआई ने ही नहीं बल्कि और भी बहुत से ऐसे वो है जिन्होंने की जीडीपी का अनुमान लगाया है। सबके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं जीडीपी की फुल फॉर्म बता देता हूं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। उसके बाद में बता चुका हूं कि 11% अनुमान था पहले, लेकिन कोरोना वायरस के कारण ये कम कर दिया गया है। अब और भी रेटिंग एजेंसी है जिन्होंने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। बात करते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एजेंसी, एक और एजेंसी जिसने इस जीडीपी का अनुमान जो है 10.1% वृद्धि का लगाया है। साथ साथ में नोमुरा ने भारत की वृद्धि दर लगाई है 12.6% वृद्धि। जेपी मॉर्गन ने 11% वृद्धि लगाया है। यूएसबी रेटिंग्स ने 10% वृद्धि का अनुमान, सिटी रिसर्च ने 12% वृद्धि का अनुमान लगाया। देखिएगा हमने एक रेटिंग्स नहीं पढ़ी है, बल्कि साथ साथ में जो 5 कंपनियां और थी, 5 रेटिंग एजेंसीज और थी जिन्होंने जो अनुमान लगाया है वो अनुमान भी पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से आप लोगों का पहला प्रश्न यहां से तैयार होता है। अब दूसरा प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया है उनका नाम क्या है? तो देखिएगा अतनु चक्रवर्ती, यानी कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो ए सही होगा। तो अतनु चक्रवर्ती को अब आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। लेकिन 3 ऑप्शन और भी बचते हैं, जिसमें सबसे पहला बचा है आपका दिनेश कुमार खारा, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा है यहां पर एसएस मल्लिकार्जुन। ध्यान रखिएगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन। तीसरा ऑप्शन लिखा है एएस राजीव जो हैं वे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरी जानकारी 4 ऑप्शन से पढ़ी। अब हम बात करेंगे इस प्रश्न की तरफ
कि अतनु चक्रवर्ती जो हैं वे अप्रैल 2020 से अतनु चक्रवर्ती अप्रैल 2020 से आर्थिक मामलों के सचिव के पद पर कार्यरत थे। यानी कि इससे पहले वे किस पद पर थे? तो अगर आपसे ये पूछा जाता है तो वे आर्थिक मामलों के सचिव के पद पर थे। और अगर पूछा जाए कि कब से थे तो वे अप्रैल 2020 से इस पद पर बने हुए थे। उसके बाद में ध्यान रखिएगा कि अगर अतनु चक्रवर्ती की बात करें तो वे 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि अब एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं। अब एक छोटी सी बात और भी करेंगे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के बारे में बात हो रही है तो एचडीएफसी बैंक के बारे में भी थोड़ी बातें हम पढ़ेंगे। जैसे कि इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1994 में। मुख्यालय कहां पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और अगर हम बात करें वर्तमान में इसके सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो शशिधर जगदीशन जो है वे इसके वर्तमान में सीईओ हैं। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी इस प्रश्न से आपको मिली। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है कि किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण सरकारी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने की घोषणा करी है? एक दिन का वेतन काटने की घोषणा जो है वो सरकारी कर्मचारियों का कौन सा ऐसी सरकार है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसने की ये घोषणा करी है? तो यहां से आप लोग देखिएगा ऑप्शन सी पर लिखा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसने की अब सरकारी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने की घोषणा करी है। बात करते हैं पूरी जानकारी कि इसका प्रयोग जो है किस लिए किया जाएगा कि जो कोरोना वायरस महामारी दोबारा से एकदम से उत्पन्न हुई है, दोबारा से एकदम से फैल गई है, प्रसार हुआ है, तो इसी कोरोना वायरस को ही निपटाने में इसका प्रयोग किया जाएगा, इस एक दिन की सैलरी का। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में हुई है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां है? नवा रायपुर, अटल नगर। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि इसमें जिले कितने हैं? तो छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं। राजभाषा कौन सी है? हिंदी और छत्तीसगढ़ी। बात करते हैं गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। तो ये सारी जानकारियां तो हमने छत्तीसगढ़ से पढ़ ली है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपके सामने और भी रखता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख सरकारी योजनाओं के नाम बताइएगा। तो देखिएगा, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, दूसरा है छत्तीसगढ़ सार्वभौम पीडीएस, तीसरा है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, चौथी है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, गोधन न्याय योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, और 10वीं है सुराजी गांव योजना। तो 10 योजनाओं के बारे में हमने छत्तीसगढ़ राज्य की 10 योजनाओं के बारे में मैंने आप सभी के सामने प्रकाश डाला है। तो उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4 कि किस देश ने कोरोना वायरस के कारण आपातकाल की घोषणा करी है? कौन सा ऐसा देश है जिसने कि अब कोरोना वायरस के अत्यधिक प्रसार के कारण, उसके कारण बहुत ज्यादा फैलाव के कारण अब आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो ऐसा देश कौन सा बना है? ऐसा देश बना है जापान। यानी कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन रहेगा आपका जापान रहेगा। जापान ऐसा देश है जिसने कि आपातकाल की घोषणा कर दी है। बात करते हैं कि ये जो आपातकाल है ये 25 अप्रैल से शुरू हुआ है। 25 अप्रैल से शुरू हुआ है, यानी कि कल से ही शुरू हुआ है। साथ में कौन कौन से शहरों में? तो टोक्यो, ओसाका, क्योटो और ह्योगो। टोक्यो, ओसाका, क्योटो और ह्योगो, इन 4 शहरों में आगामी 3 महीने के लिए, देखिएगा बात करते हैं 4 शहरों में लगा है, 25 अप्रैल से लगा है, 3 महीने के लिए लगा है। और ये जो घोषणा है ये जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा द्वारा करी गई है। और ये आपातकाल कब तक लागू रहेगा अगर पूछा जाए तो ये आपातकाल जो है 11 मई 2021 तक लागू रहेगा, जारी रहेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। बात करेंगे जापान के बारे में, क्योंकि जापान जो है वो विश्व में बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट के लिए, टेक्निकल देश के लिए जाना जाता है। बात करते हैं जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो। सम्राट कौन है? नारुहितो। प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिडे सुगा। तो इसकी राष्ट्रभाषा की बात करें तो जापानी। तो ये सारी बातें जो थी वो हमने जापान के बारे में पढ़ी है। अब आपके सामने 5वां प्रश्न कि भारत में 2015 की तुलना में 2020 में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है? तो मलेरिया के मामलों में भारत में जो पिछले 5 वर्षों में कमी देखी गई है वो कितने प्रतिशत देखी गई? तो देखिएगा बहुत ज्यादा प्रतिशत, बहुत ज्यादा का मतलब है 84%। इतनी ज्यादा मात्रा में आप देखिएगा कमी पाई गई है। मतलब देश में मलेरिया के मामले जो है वो लगभग समाप्ति की तरफ है। ये एक अच्छा संकेत है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से।
बात करते हैं पूरी जानकारियां कि 84% कमी देखी गई। घोषणा किसने करी है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने करी है। वे कौन है? वे देश के परिवार कल्याण और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। बात करते हैं कि इससे पहले 2020 की बात करें तो 2020 से जो मरने वालों की संख्या थी मलेरिया से, उसमें भी 83% की कमी देखी गई थी। और ये कमी कब बताई गई है? विश्व मलेरिया दिवस के ऊपर बताई गई है, यानी कि 25 अप्रैल जो था वो विश्व मलेरिया दिवस था, जिसके ऊपर ये सूचना भी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह द्वारा दी गई है। बात करते हैं कि 2021 का जो विषय है वो ये है कि जीरो मलेरिया, कि जीरो मलेरिया प्राप्ति का लक्ष्य जो है वो 2021 में रखा गया है। और ध्यान रखिएगा आप लोग कि मलेरिया के लक्षण बचाव की है कि आसपास अपने पानी खड़ा ना होने दे, जमा ना होने दे, ऐसे कपड़े पहरे जो कि शरीर के अधिकतर हिस्से को ढक सके ताकि मलेरिया के मच्छर आपको काट ना सके। अपने घर के आसपास और कूड़ेदान की रोज सफाई करें। घर की खिड़की दरवाजों में तुलसी के पौधे लगाएं ताकि उनसे मच्छर ना आए। साथ साथ में मच्छरों के आने वाले रास्ते को ब्लॉक करें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। ये सारे वे कारण हैं जिससे कि मलेरिया बीमारी जो है इससे बचाव किया जा सकता है। 5 प्रश्न कंप्लीट। 5 प्रश्नों के पश्चात हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न क्या है कि आईसीसी विकास पुरस्कार 2020 का विजेता देश कौन सा बना है। और एक बात और मैं आपको बताता हूं कि कल से मैं आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छा आंसर देगा उसके आंसर को मैं कल से सभी के सामने रखा करूंगा। इससे आप लोगों में उत्तर देने की क्षमता भी बढ़ेगी, साथ साथ में प्रोत्साहन भी मिलता रहेगा। दूसरी बात करते हैं कि पिछले प्रश्न में मैंने आपसे बताया था कि ये 5वां जत्था है जो कि राफेल लड़ाकू विमान का फ्रांस से भारत में पहुंच गया है। उसके बाद बात करते हैं आगे। देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। यहां से बहुत सी जानकारियां मैं आपको बताऊंगा कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसने शपथ ली है। तो देखिएगा यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है और यहां से एन.वी. रमणा, ऑप्शन डी एन.वी. रमणा जो है वे भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बात करेंगे 4 ऑप्शन है वे कौन है। तो एच.जे. कानिया जो थे वे पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 6 नवंबर 1951 तक इस पद पर बने रहे। दूसरी बात करेंगे रंजन गोगोई जो कि देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे जो कि 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक इस पद पर बने रहे। तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे कि एस.ए. बोबडे, शरद अरविंद बोबडे जिन्होंने कि अब इस रिटायरमेंट के पश्चात दिया है तो वे 47वें मुख्य न्यायाधीश थे जो कि 18 नवंबर 2019 से लेकर के 23 अप्रैल 2021 तक इस पद पर रहे। और उसके बाद एन.वी. रमणा ने 24 अप्रैल को देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। बात करेंगे इनके बारे में। एन.वी. रमणा, सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे कि नेथालपति वेंकट रमणा जो है ये उनके नाम की फुल फॉर्म है। बात करेंगे उन्हें शपथ किसने दिलवाई है। तो आपको ये प्रश्न पता होना चाहिए कि देश के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है। देश का राष्ट्रपति दिलवाता है। तो रामनाथ कोविंद ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में इस पद की शपथ दिलवाई है। उनका जो कार्यकाल है वो लगभग 16 महीने का रहेगा। उन्होंने किनका स्थान लिया है? एस.ए. बोबडे यानी कि शरद अरविंद बोबडे का स्थान लिया है जिन्होंने 23 अप्रैल को ये कार्यालय जो है वो छोड़ दिया था। कार्यालय छोड़ने का अर्थ ये है कि उनकी सेवानिवृत्ति हो गई थी, रिटायरमेंट उनका हो गया था। यहां से मैं आपको 2-3 प्रश्न बताऊंगा कि मुख्य न्यायालय के बारे में, कि देखिएगा उच्चतम न्यायालय के बारे में। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन भारत की संघीय अदालत के रूप में 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना करी गई थी। उसके बाद 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्च न्यायालय के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया गया। बात करेंगे कहां पर है? ये नई दिल्ली में है। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी कि इसका वर्णन कौन से संविधान के कितने अनुच्छेद में है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक इसका वर्णन उच्चतम न्यायालय का वर्णन किया गया है। और उच्चतम न्यायालय को ही देश का सर्वोच्च न्यायालय भी कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं। तो ये सारी बातें थी जो कि मैंने आपको यहां से बताई है। उसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में 6000 रन तक पहुंचने वाले
पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, 6000 रन तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी जो बने हैं वो देश के क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली जो हैं, उन्होंने 6000 रन बनाए हैं, उन्होंने 6000 रन बनाए हैं। बात करेंगे 3 ऑप्शन और के बारे में। देखिएगा, सुरेश रैना 5448 रन, शिखर धवन 5428 रन, रोहित शर्मा 5394 रन और सबसे ऊपर जो है वो है विराट कोहली। लेकिन थोड़ा सा आप समझिएगा कि ये जो मैंने आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं ये आपके इससे पहले, इस आईपीएल से पहले के आंकड़े हैं, अब के आंकड़े इसमें जुड़े हुए नहीं हैं। विराट कोहली के आंकड़े इसमें मैंने अब की बार के जोड़ रखे हैं। बात करेंगे कि विराट कोहली ने जो 6000 रन बनाए हैं वो 22 अप्रैल को जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच हुआ था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, उस मैच में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल करी और उन्होंने 196 मैचों में 6021 रन कुल बनाए हैं और इन रनों में उन्होंने 5 शतक और 40 अर्धशतक अभी तक 22 अप्रैल तक उन्होंने बनाए हैं। तो ये सारी जानकारियां थी जो कि मैंने आपको दी है। उसके बाद आईपीएल के बारे में थोड़ी बातें पढ़े तो इंडियन प्रीमियर लीग जो है इसकी फुल फॉर्म है। सबसे पहले 2008 में खेला गया था, अब संस्करण चल रहा है 2021 का। 8 टीमों की संख्या है वर्तमान में। सबसे ज्यादा बार मुंबई इंडियंस 5 बार जीता है और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा रनों की तो 6021 विराट कोहली ने, और सबसे ज्यादा विकेट की बात करें तो लसिथ मलिंगा श्रीलंका के खिलाड़ी जो कि मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं, 170 विकेट उन्होंने लिए हैं। तो ये जानकारियां यहां से मिली। उसके बाद डीआरडीओ, देखिएगा डीआरडीओ ने कहां पर 1200 बेड वाला कोविड अस्पताल स्थापित करने की घोषणा करी है। तो ये डीआरडीओ ने जो स्थापित करने की घोषणा करी है ये कहां पर करी है, तो ये करी गई है गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में। यानी कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो सी सही रहेगा। बात करेंगे इसके बारे में कि गुजरात के गांधीनगर के हेलीपैड मैदान में स्थापित करने की घोषणा करी है, लेकिन ये डीआरडीओ ने टाटा ट्रस्ट के सहयोग से स्थापित किया है। लेकिन टाटा ट्रस्ट के सहयोग से स्थापित किसने किया है? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। बात करेंगे इसके बारे में कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। इसका मोटो क्या है? संस्कृत का वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। बात करेंगे कि इसके चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो है वे डीआरडीओ के चेयरमैन है वर्तमान में। उसके बाद 9वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे, तो 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न आप लोगों के लिए ये है कि यूएससीआईआरएफ इनके बारे में बात करेंगे कि ने कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के लिए किस देश की सिफारिश करी है। तो कौन से देश की सिफारिश करी है? ये भारत देश की, अपने देश भारत की सिफारिश करी है। बात करेंगे इसके बारे में कि उसके भारत, उनके अनुसार भारत को लगातार दूसरे साल के लिए चुने जाना चाहिए। और देखिएगा यूएससीआईआरएफ इसकी फुल फॉर्म क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, जो कि सामने लिखा भी है। साथ साथ में ये एक अमेरिकी संगठन है, सरकारी संगठन है जो कि अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी भी करता है। तो ये पूरी जानकारियां। अंत में आखिरी प्रश्न आज का कि भारत सरकार ने विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की समय सीमा जो है वो कितनी बढ़ाई है, तो इसकी कितने महीने बढ़ाई है? मात्र 2 महीने बढ़ाई है। बात करेंगे इसके बारे में कि अब तक भुगतान की जो अवधि है वो 30 जून कर दी गई है, 30 जून 2021 कर दी गई है। और अगर मैं बात करूं विवाद से विश्वास, ये जो है 2020 में शुरू करी गई थी ताकि आपके जो कोरोना वायरस के कारण जो चेक या पेमेंट या जो इंश्योरेंस के पैसे होते हैं उनकी सीमा को थोड़ा बढ़ाने के लिए ये इस समय शुरू करी गई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स की वीडियो पसंद आ रही है। इसका पीडीएफ आप ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप से, साथ साथ में ज्ञानकोश ऐप से भी जुड़ लीजिएगा। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।